नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसी राम सिंह और आप देख रहे हैं एडवोकेट तुलसी राम सिंह यूट्यूब चैनल। तो आशा करता हूं अच्छे होंगे आप लोग। और आज जो अपना टॉपिक है, मैं सबसे पहले बता देना चाहूँगा। तो ये जान लीजिए टॉपिक क्या है। आज अपना घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है, और जिसमें हम टोटल 15 पॉइंट पर बात करेंगे। ठीक है, जैसे कौन कौन डोमेस्टिक वायलेंस में मुकदमा चला सकता है, वो कौन कौन चला सकता है, और कौन कौन सी धाराओं के तहत इसमें चीज़ों की डिमांड किए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें मांगी जा सकती हैं, और कौन सी धारा से क्या संरक्षण मिलता है। मतलब पूरा हम फुल डिटेल बात करेंगे। आप इसको छोटा सा शॉर्ट नोट समझ सकते हैं। और ये स्टूडेंट, लॉ स्टूडेंट और जो कॉमन मैन है, हर आदमी के लिए काफ़ी यूजेबल है, क्योंकि हर लोग यहाँ मतलब कुछ ना कुछ जो डोमेस्टिक वायलेंस अगर एजुकेशन पर्पज़ से अगर देख रहे हैं तब भी उनके लिए यूजेबल है। जो नहीं देख रहे हैं वैसे देख रहे हैं तो अपना लीगल नॉलेज भी एनहेंस कर सकते हैं। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है क्या। देखिए, एक चीज़ मान लीजिए, हमारे मतलब जो पूर्वज थे, जो जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, उनका कहना था कि जब बर्तन दो चार होते हैं ना तो उसमें आवाज़ होती है खटबुट की। तो उसी तरह जब चार परिवार एक साथ में रहते हैं तो वहाँ पे भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ठीक है, अब चूँकि एक नॉर्मल लड़ाई झगड़े होते हैं और एक लड़ाई झगड़े ऐसे होते हैं कि बात तो कोर्ट तक पहुंच जाती है, और मतलब वो घर पे सुलझाया नहीं जा सकता है। क्योंकि अभी आने वाले समय में क्या होता है, पहले क्या होता, लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, संयुक्त परिवार में। तो वहाँ पे अगर बच्चे गलती करते थे, कुछ लड़ाई झगड़ा होता तो बड़े बुजुर्ग क्या डांट फटकार लगा के उनको चुपवा देते थे, शांत करा देते, सुलह करवा देते थे। बट अब ऐसा नहीं है। अब जॉइंट फैमिली में कोई नहीं रहना चाहता। अब सब लोग सिंगल फैमिली में रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, एकल परिवार जिसको बोलते हैं। अब वहाँ पे बड़े बुजुर्ग होते नहीं हैं, पति पत्नी बच्चे होते हैं, तो उसमें जब उनका झगड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, आपस में लड़ाई झगड़ा, तो ये ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, इसी झगड़े को जब कोर्ट तक पहुँच जाता है तो उसको डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा कहते हैं। अब हम बात करेंगे, आप ये चीज़ समझ गए होंगे। मैं कोशिश करता हूँ बहुत ही सरल शब्द को यूज़ करूँ ताकि हर किसी के समझ में आए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, घरेलू हिंसा जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये 2005 की बात है जिसमें घरेलू हिंसा का जन्म हुआ। मतलब ये कानून 2000 मतलब पहले था, बट उतना प्रभावशाली नहीं था, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा औरतों का, महिलाओं का शोषण हो रहा था, बेटियों का शोषण हो रहा था, माँओं का शोषण हो रहा था। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मतलब इनको 2005 में, ठीक है, ये डोमेस्टिक वायलेंस को मतलब एक अलग से और ज़्यादा प्रभावशाली बना दिया गया। अब बात करते हैं अगर खर्चे की। अगर कोई भी महिला अगर डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा चलाना चाहती है तो सबसे पहले मैं उसको बताना चाहूँगा, इसमें जो कोर्ट फीस होती है बिल्कुल नाम मात्र की होती है। दूसरी बात यह है, इसमें कोर्ट फीस बहुत कम लगती है, बहुत कम खर्चा लगती है। दूसरी बात यह है कि इसमें अगर आप केस फाइल करते हैं, जो मजिस्ट्रेट होते हैं फर्स्ट क्लास, उनके यहाँ आपका केस फाइल होगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ केस फाइल होगा ये चीज़ आपने समझ लिया। देखिए, वीडियो के पूरे लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैंने पूरी नोट बना ली है। कई लोगों का मेरे पास मेल आया था, कुछ लोगों ने तो मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो मेरा व्हाट्सअप नंबर निकाल के, और वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे लिंक होता है, उन्होंने, कुछ लोगों ने तो मेरे से बात भी किया था और कहा था इस टॉपिक पर ख़ास तौर पर वीडियो बनाने के लिए, जिसमें बड़ी सारी बच्चियाँ और महिलाएँ, बहुएँ शामिल हैं। नाम नहीं लूँगा क्योंकि प्राइवेसी पर्पज़ से। तो अब मैं जो सबसे अलग, जो अगला अपना जो टॉपिक है वो है कि अब इसमें कौन कौन डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकता है। आप ये समझ गए, कोर्ट फीस के बारे में समझ गए, कहाँ केस फाइल होगा ये भी आप समझ गए, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ ये समझ गए, कब बना था ये भी समझ गए, 2005 में बना था, घरेलू हिंसा अधिनियम बना था, जिसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आगे अगर बढ़ते हैं कि कौन कौन इस केस में क्या नाम है, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या, इसका फ़ायदा कौन कौन उठा सकता है, आप कह सकते हैं, या कौन कौन इस केस को फाइल कर सकता है। सबसे पहले माँ। अगर माँ है तो माँ अगर चाहे तो अपने बेटों के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है, उसको भी इसमें राइट्स है। उसके बाद जो आता, दूसरा आता बहुएँ। बहुएँ चाहें तो अपने सास, ससुर, ननद
देवरानी, इनके अगेंस्ट भी डोमेस्टिक वायलेंस का यानी घरेलू हिंसा का केस फाइल कर सकती हैं। इसके बाद एक चीज़ और है, आजकल जो बहुत ज़्यादा चलन में आ रहा है, आप लोगों ने भी मूवी और बहुत सारी चीज़ों में सोशल मीडिया पे देखा होगा, जो लिव इन रिलेशन में रहती हैं, जो महिलाएं रहती हैं, जो बेटियां रहती हैं, जो बच्चियां रहती हैं, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का फ़ायदा उठा सकती हैं। मतलब उनको भी डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है, जो संरक्षण अधिनियम है, उसमें उनको भी सुरक्षित किया जाएगा, उनको भी सुरक्षा मिला हुआ है। ठीक है, एक बेटी भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है अपने फादर के अगेंस्ट, अपने भाई के अगेंस्ट, या और जो कोई हैं अगर कोई उनको परेशान करता है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा, इसमें जो एक सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि इसमें नातेदारों के अगेंस्ट भी जो रिश्तेदार होते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें एक छत के नीचे रहना ज़रूरी होगा। जो एक छत के नीचे रहते हैं उनके अगेंस्ट ही डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके रिश्तेदार हैं, दूर रह रहे हैं, वो भी आपको अगर शारीरिक और मानसिक रूप से आपको परेशान कर रहे हैं, तो अभी आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकते हैं, बिल्कुल कंफर्म है। इतना चीज़ आप समझ गए होंगे। जैसे कि मैंने बता दिया, ये केस मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास फाइल होगा। अब हम कुछ धाराओं की बात कर लेते हैं। देखिए, जो इसमें धारा 17 है के अंतर्गत, ठीक है, जो धारा 17 होता है, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का धारा 17 यानी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के धारा 17, वो मजिस्ट्रेट को पावर होता है कि इसके अगेंस्ट अगर किसी बहू बेटियों को घर से निकाल दिया जाता है तो वापस उस घर में पहुंचाने का के लिए आदेश दे सकते हैं। धारा, अगर हम 17 की बात करते हैं, या मैं 12 की बात कर रहा था, धारा 12 के अंतर्गत, ठीक है, वापस रहने का अधिकार, वापस पहुंचाने का अधिकार मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, और ये चीज़ हो गया। धारा 18 की बात करते हैं, जैसे 12 और 17 कॉमन समझ लीजिए आप। धारा 18 के तहत अगर, तो इसमें संरक्षण दिया जाता है, जिसमें संरक्षण के बारे में बताया गया है। धारा 19 में निवास का प्रावधान है। धारा 19 में निवास का प्रावधान है। किसी भी बहू बेटियों को अगर या महिलाओं को अगर घर की सुविधा नहीं है तो पुरुष वर्ग क्या करेगा, जिसके अगेंस्ट वो, उसको ये प्रावधान है कि उसको भाई आवास का व्यवस्था कराया जाएगा। 19 की बात कर रहे थे, यानी निवास स्थान का प्रावधान, जिसमें अभी मैं बात कर रहा हूँ। 20 की बात करते हैं तो इसमें इलाज का खर्च देने का प्रावधान है। अगर कोई बीमारी, सर्दी, जैसे भी कोई हो, XYZ किसी भी तरह की बीमारी है तो उसमें इलाज का प्रावधान है, उसको दिया जाएगा। धारा अगर हम 23 की बात करते हैं तो इसमें भरण पोषण का, जिसको अंतरिम राहत बोलते हैं, जिसमें महिला को, बेटी को या जैसे भी बहुओं को उसमें भरण पोषण का अधिकार है, जिसमें भरण पोषण दिया जा सकता है। अभी मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था काफ़ी समय पहले, 1-1.5 महीना पहले बनाया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि जो एक बहू होती है, जो महिलाएं होती हैं, वो केवल एक ही क्या कहते हैं, कानून के प्रावधान के तहत नहीं भरण पोषण मांग सकती हैं। एक नहीं, 102 कानून के तहत भरण पोषण मांग की कर सकती हैं। नंबर 1 डोमेस्टिक वायलेंस यानी धारा 23 के तहत भी मांग की कर सकती हैं, किसका, भरण पोषण का। और आप लोगों ने सुना होगा हिंदू रखरखाव अधिनियम, उसके तहत भी भरण पोषण की मांग कर सकती हैं। तो एक नहीं, एक से अधिक धाराओं के तहत एक मेरा वीडियो होगा, मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूं, ताकि आप उस चीज़ को समझ जाएं। एक महिला एक नहीं, एक से अधिक प्रावधानों के तहत भरण पोषण की मांग कर सकती है। तो है ना यूजुअल, काफ़ी यूजुअल चीज़। तो ये चीज़, और एक चीज़ और बता देते हैं, जो महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस का केस करना चाहती हैं उनको और भी बहुत सारी सहायता और सुविधाएं मिलती है। जैसे कोर्ट अगर जाती हैं, जो नज़दीकी आपका क्षेत्रीय कोर्ट है वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पर 1 स्टॉप सेंटर भी मिलेगा, ठीक है, या क्या कहते हैं, काउंसलिंग डिपार्टमेंट भी होता है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको हेल्प मिलेगा। आपके पास एडवोकेट की फ़ीस नहीं है तो आपको गवर्नमेंट एडवोकेट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, सरकारी एडवोकेट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके लिए कोई चार्जेस नहीं होता, कोई फ़ीस नहीं होता। अगर आपके पास है तो आप प्राइवेट एडवोकेट भी हायर कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार, कोई दबाव या ज़बरदस्ती नहीं होता है।
तो डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में आशा करता हूँ इतनी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई और भी सवाल है तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा। और हाँ, वीडियो के लास्ट में अब मैं ये बोलूँगा कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो, यूजेबल लगी हो, अगर ऐसे ही वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए। जो भी मैं वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप देख सकें और अपने जो लीगल नॉलेज को इन्हेंस कर सकें। एक चीज़ मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ बताने के लिए, आप क्यों हमारा वीडियो देखेंगे? कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आता होगा कि मैं क्यों देखूँ ये वीडियो। देखिए, इस वीडियो पे तड़क भड़क कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, आपको खाली लीगल टॉपिक से वीडियो मिलेंगे, ठीक है? लीगल नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए मिलेगा। आप क्यों लीगल, अब कुछ लोग हम क्यों देखें? तो इसका भी रीज़न एक बहुत बड़ी कहावत है, एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा ही एक जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है, ललिता कुमारी बसत स्टेट ऑफ यूपी स्टेट आप बोल सकते हैं, जिसमें विद्वान जस्टिस ने कहा था, जो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, महान विद्वान न्यायाधीश थे, उन्होंने कहा था कि बी यू एवर सो हाई द लॉ इज़ ऑलवेज एबव यू। इसका मतलब ये हुआ, आप चाहे जितना ऊंचे हो जाएं, चाहे जितने बड़े हो जाएं, कानून हमेशा आपसे ऊपर रहेगा। तो कहने का मतलब इसलिए आपको लीगल नॉलेज जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके लाइफ में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इफ़ेक्ट ज़रूर डालता है, हमारे लाइफ को कंट्रोल करता है, हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, हमारे समाज को कंट्रोल करता है, अपराध को रोकता है, हर आदमी को कहीं भी बोलने का मतलब बहुत सारे उसको फंडामेंटल राइट देता है, फंडामेंटल ड्यूटी देता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाता है। आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी प्रोटेक्शन आपको उसमें क्या कहते हैं, लेबर एक्ट बनाए गए हैं, लेबर डिस्प्यूट एक्ट बनाए गए हैं, जो आपको एक सुविधा देते हैं, आपको आपके लिए एक नियम तैयार करते हैं जिसके तहत आपका कोई शोषण ना कर सके और आप एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें। इसलिए आपको लीगल नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।